दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद हैं हिंदी के बहुत ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार श्री मूर्ति जी। श्री मूर्ति जी का पूरा रचना जो क्षेत्र है वो ग्रामीण जीवन है, खास करके महिलाओं का जीवन है। मैंने कहीं पढ़ा है कि श्री मूर्ति जी ने अपनी पहली कहानी 13 साल की उम्र में ही लिख दी थी। तो ये माना जा सकता है कि इनके अंदर जन्मजात किस्सा गोई की प्रतिभा है, और इनकी कहानियों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भी जबरदस्त किस्सा गोई उसके अंदर है। इनके कुछ चर्चित जो इनकी रचनाएं हैं वो केसर कस्तूरी, त्रिशूल, तर्पण, आखिरी छलांग, कहानियां जो तिरिया चरित्र, कुच्ची का कानून, मूर्ति जी को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। कथा क्रम पुरस्कार मिला है, हंस पुरस्कार मिला है, सृजन सम्मान इनको प्राप्त हुआ है, अवध भारती सम्मान इनको मिला है। बाकी मैं श्री मूर्ति जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा और बताएं ताकि हमारे दोस्तों को, हमारे दर्शकों को और जानकारी मिल सके। अपने बारे में बताने के लिए कि क्या बताया जाए, क्या छोड़ा जाए। अब मेरा जन्म यहाँ सुल्तानपुर जिला है, लखनऊ के पास में। इसके एक गांव में हुआ था, उसका नाम है कुरंग। अब मेरा जिला अमेठी हो गया है। और गांव की पैदाइश है, खेती बाड़ी थी थोड़ी बहुत, पिताजी खेती बाड़ी करते थे, तो मैं भी वहीं से निकल करके गांव अगल बगल पढ़ाई लिखाई किया। और जैसा आपने कहा 13 साल की उम्र में पहली कहानी लिखी, तो हाँ, कहानी तो खैर उसे क्या कहेंगे, लेकिन एक प्रयास किया गया था, क्योंकि ये जो जासूसी उपन्यास हैं ये उसी उम्र में हमें पढ़ने के लिए 1-2 मिल गए थे। तो मुझे लगता है कि कहानी के प्रति जैसे अन्य कलाएं हैं, गायन है, वादन है, नाट्य है, इसी तरह कहानी कहना या सुनना, इसकी रुझान भी किसी भी बच्चे में शुरुआत से हो जाती होगी। आप देखिए, कहीं पृष्ठभूमि में रहते हुए कुछ बच्चे बहुत अच्छा राग पकड़ लेते हैं, गाने लगते हैं, कुछ और दूसरी कलाओं में निष्णात हो जाते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। तो कुछ ऐसा ही रहा होगा कहानी के प्रति, नेचर ने, प्रकृति ने मेरी रुझान दे दी होगी, तो इसलिए ये धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। बाकी अपने बारे में श्री मूर्ति जी, आप मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। श्री मूर्ति जी, आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं जी, और आपने लंबे समय तक काम किया है वहाँ, तो उसकी पढ़ाई अलग से होती होगी, आपने उसके लिए तैयारी की होगी, बहुत सारी मेहनत की होगी जी। तो और दूसरी तरफ आपके अंदर साहित्यिक अभिरुचि थी, आपके अंदर कहानी और कहानी लिखने, उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति अंदर से आपके उमड़ रही होगी, तो आपने इनको बैलेंस कैसे किया? वास्तव में किसी सेवा में जाने की बात तो मन में नहीं थी। यही था कि अकेला माँ बाप का बेटा था और 8-10 बीघे खेती थी, तो जैसे गांव में और सबका होता है, इसी तरह मैं भी खेती बाड़ी करूंगा और कहानी लिखूंगा, उपन्यास लिखूंगा। लेकिन बाद में लड़कियां होती चली गईं। पहली बेटी हुई जब मैंने बीए किया, बीए का रिजल्ट नहीं निकला था, तभी पहली पुत्री हो गई, और फिर दूसरी हो गई 2 साल में, तीसरी हो गई। तो ये लगा कि अब केवल खेती से बेटियों की शादी ब्याह करने का मामला सही नहीं रहेगा।
तब मुझे पता चला मेरे एक मित्र से कि कंपटीशन की तैयारी भी होती है, उसमें बिना घूस पात दिए नौकरी मिल जाती है अगर आप अच्छे नंबर ले आए तो। उसके पहले तो यही समझता था कि मिल में चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, सूरत चले जाइए या अध्यापक हो जाइए। तो जानकारी कंपटीशन की हुई और मुझे ज़रूरत भी थी, तो उधर मुड़ा मैं कंपटीशन की तरफ। और ये संयोग ही था, मैं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में। बीए तो मेरा 3rd क्लास था, एक तरह समझिए प्राइवेट ही किया था। इसीलिए किया था कि कंपटीशन में पीसीएस के लिए क्वालिफाई कर जाऊं, क्योंकि बिना बीए किए हुए आप पीसीएस का एग्जाम ही नहीं दे सकते थे। ये अच्छा था कि डिवीजन की कोई बात नहीं थी, तो बीए 3rd क्लास मैंने पास कर लिया। लेकिन मैं इसके लिए इंटाइटल्ड हो गया कि कंपटीशन में पीसीएस वगैरह का एग्जाम दूं। तो इसी जरूरत के वजह से मैंने दिया और चांस की बात है कि सिलेक्शन हो गया। मुझे भी नहीं लगा, बाद में भी नहीं लगा कि मैं इतने लायक हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हो गया। तो इस क्षेत्र में चला आया, लेकिन अपने को कहानीकार तो बहुत पहले से मानने लगा। नौकरियों में शहरों में रहते रहे होंगे, अलग अलग जगहों पर जाते रहे होंगे, बड़े बड़े लोगों से, व्यापारियों से मुलाकात होती रही होगी, तरह तरह के कैरेक्टर मिलते होंगे आपको जी। तो आपने कभी उन पर भी कहानियां लिखी हैं? कैरेक्टर्स पर तो लिखी है मैंने। तिरिया चरित्र जो मेरी कहानी है, उसकी नायिका बिमली वो भट्टे पर ही मिली थी। और जो मेरी कहानी श्री उपमा जोग है, उसमें एक अधिकारी है जिसकी बचपन में शादी हो जाती है और बाद में अपनी अनपढ़ पत्नी को छोड़ देता है। वह पत्नी जिसने खेती बाड़ी का सारा काम अपने जिम्मे ले करके अपने पति को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए मुक्त कर दिया था, उसी को फिर वो बाद में छोड़ करके शहर में दूसरी शादी कर लेता है। तो ये 2 कहानियां तो सीधे सीधे मुझे अपने इसी नौकरी से मिली थी। ये बताइए कि गांव की जो स्थिति है, जब आप बचपन में मतलब रहे होंगे वहां पर, और धीरे धीरे गांव की स्थितियां बदलती रही, खास करके जब से मुक्त बाजार की स्थिति आई, है ना, जिसको साहित्य में उत्तर आधुनिकतावाद बोलते हैं जी। तो गांव में परिवर्तन भी काफी हुए। हाँ हाँ हुए। तो आपने आपके जो अंदर लेखक है उसने इन परिवर्तनों को पकड़ने की कोशिश की, पकड़ा उसे? हाँ पकड़ा ही है, थोड़ा थोड़ा करके पकड़ ही रहा है। गांव में मूलभूत परिवर्तन अभी नहीं हुए हैं, बस ये बाहर से कोका कोला पहुंच गया है, मैगी पहुंच गई है, मोबाइल पहुंच गया है और ये बरमूडा पहुंच गया है। तो ये बाहर की चीजें पहुंची हैं, जो उसका गांव का अंतःकरण है वो बहुत कुछ अभी उसी तरह रिजिड बना हुआ है। जैसे बदल जाना चाहिए था ग्लोबलाइजेशन से, जातिवाद का महत्व या जातिवाद का जहर घटना चाहिए था, नहीं घटा है, बढ़ गया है। सांप्रदायिकता घट जानी चाहिए थी, नहीं घटी है, बढ़ गई है। बल्कि सांप्रदायिकता और जातिवाद को अगर ये माना जाए कि शिक्षा के साथ साथ इसमें घटोत्तरी होगी, तो ऐसा भी नहीं है। ये दोनों ही चीजें बढ़ी हैं और शिक्षा भी बढ़ी है। तो गांव में तो मैं देखता हूं कि उल्टा ही असर पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन ने अगर मुक्त किया है तो इन नेगेटिव बातों के लिए भी मुक्त कर दिया है। तो ये सब चीजें आ रही हैं, किसानों पर भी कोई मतलब किसानों की स्थिति तो और भी खराब हुई है, शायद मैंने सुना है कि ज्यादा पहले से ज्यादा खराब हुई है। पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए कि अब किसानों को खेती करने में नगदी की जरूरत पहले से बहुत ज्यादा हो गई। अब देखिए 300 रुपए मजदूर की मजदूरी हो गई, और जो बीज मिल रहे हैं, गेहूं का बीज, धान का बीज, अब धान का बीज 12 रुपए 15 रुपए
किलो तो धान बिकता है और बीज मिल रहा है 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, और 2 साल से ज्यादा चलता नहीं है, पैदावार उसकी घट जाती है। उर्वरक का दाम बढ़ गया, पेस्टिसाइड बिना डाले काम नहीं चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि लागत मोटा मोटी पिछले 20 सालों में 5 गुना बढ़ गई और दाम उतना नहीं बढ़ गए हैं। तो अब वही आदमी खेती कर रहा है जिसको बाहर से जिसकी आमदनी है, कोई एक बच्चा उसका बाहर नौकरी कर रहा है, नहीं तो सब हाथ पैर ढीला कर चुके हैं कि भाई जिसको जोतना है जोतो, पैदा करो, कुछ मुझे भी दो। जिसके पास जमीन नहीं है अब वही दूसरे की जमीन लेकर के पैदा कर रहा है, तो एक हिस्सा खेत के मालिक को भी दे रहा है। तो बुरी दशा हो गई, पहले से भी बुरी दशा हो गई, जिसको बटाई बोलते हैं आमतौर पर। जिसको बटाई बोलते हैं। हाँ। अच्छा शिवमूर्ति जी, आपने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास लिखने में तो काफी धैर्य की जरूरत पड़ती है जी। और आमतौर पर एक उपन्यास कितने दिनों में आप लिख लेते हैं? देखिए, उपन्यास जैसा उपन्यास तो मैंने अभी लिखा नहीं है। कहानी लिखते लिखते लंबी हो गई तो उसी को एक दो प्रकाश को ने उपन्यास करके छाप दिया। कहानी के रूप में छपी, उपन्यास के रूप में छप गया, या उपन्यास के रूप में छपी तो कहानी के रूप में छप गया। मैं उसी बॉर्डर लाइन पे अभी हूँ। पहली बार ठीक ठाक कलेवर के उपन्यास पर हाथ आजमा रहा हूँ तो मेरे बस का ही नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार पिछड़ जा रहा हूँ, ठंडा पड़ जाता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ कि भाई इसमें बहुत मेहनत है। तो वही मेरा उपन्यास चल रहा है। वही अगर हो गया तो समझिए कि इस जीवन में लेखन की सार्थकता हो गई, क्योंकि दूसरा उपन्यास उठाने की मेरी हिम्मत नहीं है। ये रणेंद्र जी वगैरह देखिए मोटे मोटे उपन्यास धड़ाधड़ दे देते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। मैं तो 10 साल से रिटायर्ड हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो भी एक उपन्यास नहीं दे पाया। तो जिसको कहते हैं कि उपन्यास सध जाना, और भी कई लोग हैं जो सीधे उपन्यास लिखते हैं, मोटे मोटे लिखते हैं। 4-5 हिंदी में ऐसे लोग हैं। तो कहानियां तो 1-8 साल में मैं एक कहानी लिख लेता हूं, लेकिन उपन्यास तो अभी ये मुझे लगता है कि 2 साल और लग जाएगा। मैंने सोचा था 2017 में हर हाल में लिख के दे दूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब तक कहानियों और उपन्यासों में मिला के बहुत सारे पात्र आपने गढ़े होंगे जी। अगर मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं कि आपके दिल के करीब कौन सा पात्र है जो काफी दिनों तक आपको झकझोरता रहा और अभी भी उसकी याद आती रहती है? देखिए, जिस समय आप जो लिख रहे होते हैं वही आपके दिल के करीब होता है। बड़ा बच्चा पैदा होता है तो माँ के दिल के करीब वही रहता है, लेकिन जब दूसरा आ जाता है 3 साल बाद तो वो ज्यादा करीब हो जाता है। तो इस तरह तो नहीं कहा जा सकता। हमारे पास कई ऐसे पात्र हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैदा हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी पैदा होने वाले हैं। जो पैदा होने वाले हैं वही मेरे दिल के ज्यादा करीब हैं, और जो पैदा हो गए, बड़े हो गए, लोगों से उनकी जान पहचान हो गई, दुनिया में आ गए, उनके प्रति मोहब्बत, उनके प्रति लगाव धीरे धीरे घटता जाता है। और जो अभी आ रहे हैं, जो कोख में हैं, जो कोख में पल रहे हैं, दो पात्र मेरे ऐसे हैं जो कोख में पल रहे हैं और मेरे बहुत अजीज हैं। और उनमें से एक पात्र तो जब मैं दर्जा 6 में पढ़ता था तब से मेरे साथ हैं, और अब जाकर के मैं उनको कागज पर उतार पा रहा हूं। दूसरा पात्र भी 20-22 साल से है, 90 से मेरे पास है, तो 30 साल से अब जाकर के मैं उसको कागज में उतार पा रहा हूं। ये दोनों मेरे बहुत प्रिय हैं जो अभी आएंगे उपन्यास में। और बाकी तो जो लिख दिए हैं उसमें बहुत सारे हैं। बिमली है तेरिया चरित्र की, केसर कस्तूरी की, केसर है, श्री उपमा जोग, और ये सारे कहानियों में महिला पात्र हैं जो बहुत ही प्रिय थी मेरी और प्रिय हैं भी। आपने कुच्ची की कहानी, जो कुच्ची का कानून जो कहानी लिखी थी जी, मतलब ये तो एक नया विषय है और मतलब बड़ा मतलब जैसे आमतौर पे अमान्य सा विषय है।
जी, फिर भी इसकी चर्चा बहुत हुई, लोगों ने इसे बहुत सराहा, इस पर नाटक भी किए गए और शायद इस पर कोई फिल्म भी बनी है शायद। नहीं, फिल्म तो मांगी जा रही थी। मैंने कहा कि आप ये दिखाइए कि आप किसको लेंगे, कौन सा करेक्टर इसमें अभिनय करेगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, पटकथा भी दिखा दीजिए, तब मैं एग्रीमेंट करूंगा। तो वो मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी मेरे एक उपन्यास तर्पण पर पिछले अप्रैल में, साल भर हो गया, फिल्म रिलीज हुई है। तो जिन्होंने बनाया है लेडी हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं कहानी के साथ पूरा न्याय करूंगी। भरसक उन्होंने किया भी और रिलीज भी हुई है, लेकिन जो ऊंचाई मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ। तो आगे बहुत बड़ा कलाकार भी लेगा तो उतना न्याय मेरे मन माफिक कर देगा, ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेरी प्रिय पात्र है कुच्ची, तो मैं चाहता हूं कि इसकी बुलंद तस्वीर अगर सिनेमा पर भी आती है तो आए, यादगार आए। इसलिए अभी उसको मैंने दिया नहीं है, कई लोगों से बातचीत हो रही है। राजकमल प्रकाशन ने इसको सबमिट किया था। बंबई में जो फिल्म लायक कहानियां होती हैं उनके सिलेक्शन का एक कोई प्लेटफॉर्म है, तो उसमें इसको लोगों ने सिलेक्ट करके कहा था कि ये अच्छी कहानी, इस पर अच्छी फिल्म बन सकती है। लेकिन अभी मैंने किसी को इसे दिया नहीं। नाटक इस पर खेला गया है? हाँ, नाटक कई खेले गए हैं, अभी भी खेले जा रहे हैं। नाटक तो कई कहानियों पे खेले गए, सबसे ज्यादा नाटक तो कसाई बाड़ा पे हुए हैं। कसाई बाड़ा पे? हाँ, ये जनवरी 80 में छपी थी, तो अभी तक कहीं न कहीं, अब तो कुछ कम हो गए, साल भर में 5-6 जगह से खबर आती है। पहले तो हर महीने में, किसी महीने में 2-2 बार। मुझे तो बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं कि 5000 मंचन इसके हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये संख्या सही होगी, लेकिन बहुत हुए हैं, लगातार होते आ रहे हैं। उसके बाद 73 पर भी काफी मंचन हुए, और अब इधर कुच्ची के कानून पे निरंतर हो रहे हैं। तीनों कहानियों पे मंचन, नाट्य मंचन हो रहा है, नाट्य मंचन हुए हैं, और फिल्में भी तीनों पर ही बनी। पहले क्या होता था, एक ब्राह्मण अगर हाथ में जल लेकर शराब दे देता था तो दोष लग जाता था। अब कानून वही ताकत उठा के उन लोगों को दे दिया है। उनको तो जल भी नहीं लेना है, बस चमार कहने भर की देर है, उसके बाद आप जेल में। गांव में गरीब गुरबा के इज्जत से जिए के कोनो हक है कि नहीं महाराज? सरकार ने शह क्या दे दिया, कपार पे मुतने लगे हैं ये लोग। मुंह हम नहीं रहे हैं, बस हम अपने कपार पे मुतवाना बंद कर दिए। कांड हुआ है परसों और रिपोर्ट दिखाने आ रहे हो आज? उनका मतलब है चाहे रो चाहे गा, मगर दा यानी कि दा रो गा। ये गुलामी का गमछा जो है ना, हम बरसों से अपने गले में टांग रखे। ये जो टोले की बहन बेटी है ना, इज्जत है हमारी। जवान बहन घर में बैठी है और भाई है कि रंडी पतुरिया में पैसा लुटा रहा है। बहुत ही भाग्यशाली होता है जो बेटी का कन्यादान करता है। हरिजन एक्ट में रपट दर्ज करवाएंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी इन लोगों की। हाँ, मेरी औरत के गहने और वो रुपए मोहरे कहाँ है? वो बता कहाँ है? चुड़ैल कहाँ है वो? कमा डालूगी। पंचायत के बीच में जो जनाना बैठी है, बदकिस्मती से वो मेरी बहू है। हो आया देखो रे सलोना दिन, सलोना दिन। मगन मगन मोरा मन धिनक धिन। अरे खाना बनाने में तो बिमली एकदम उस्ताद है, लेकिन क्या फायदा? खाएगा कौन? 10 साल हो गए, ससुरे मर्द का कोनो पता ही नहीं। तुझसे लाख बार कहा, इतना बनाव सिंगार हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता तो आंखें फोड़ ले अपनी। हमारे घर की बहू की बदनामी हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो।
लड़की सियानी हुई, उसे ससुराल भेज देने में इज्जत है। आज सर बहुत दर्द कर रहा है, बदन भी टूट रहा है, जरा तेल गरम करके तो देना। मैं आपके पैर पर, मुझे मेरे घर भेज दीजिए। जब वो कलकत्ते से आ जाएंगे तो मैं खुशी खुशी वापस आ जाऊंगी। दूर कर दो इसको मेरी नजर से, यहाँ से। नहीं, मुझे बस का फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं। सारा नखरा घर में ही दिखाएगी। अरे वो ड्राइवर के साथ गुलछरे नहीं उड़ाए थे तूने? अरे मैं तो उसको जिंदा जला देना चाहती थी, लेकिन बच गया। लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं कच्चा खा जाऊंगी। क्या कर रही इस टेलीफिल्म की कथा पूर्णतः काल्पनिक है तथा इसका किसी भी घटना, स्थान अथवा जीवित या मृत व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। अच्छा शिवमूर्ति जी, आपको पुरस्कार बहुत मिले हैं, और ये बताइए कि पुरस्कार मिलने के बाद लेखक का हौसला बढ़ता है या लेखक थोड़ा सा उसमें पुरस्कार मिलने के बाद थोड़ा ढीला पड़ जाता है? मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से उसका हौसला बढ़ता होगा, लेकिन नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। क्योंकि ये पुरस्कार जिसको मिल जाता है उसको वो ये मान लेता है कि मैं कुछ हूं, लोगों ने मुझे कुछ समझा, मेरा लेखन इस लायक है जो उल्लेखनीय है। तो फिर वो थोड़ा सा जो उसकी असुरक्षा की बात अंदर रहती है कि मैं जो कुछ भी दूं वो बेहतर रहे, उसको लगता है कि मैं दे दूं, मैं जो दूंगा बेहतर ही दूंगा, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आ जाता होगा। तो इस रूप में वो मुझे लगता है कि पुरस्कार रचनात्मक रूप से बहुत उपयोगी नहीं है, और अगर उपयोगी हैं भी तो कुछ दिनों के बाद मिलना चाहिए, संघर्ष के बाद मिलना चाहिए, कुछ कमाई धमाई हो जाए तब उसको मान्यता मिलनी चाहिए। तुरंत ही अगर मान्यता मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो उसकी रचनात्मकता पर विपरीत प्रभाव डालता है, ऐसा मेरा मानना है। एक जमाना था कि जब ज्ञानपीठ ने कई नए लेखकों को धड़ाधड़ पुरस्कार दिए जी, और बाद में पता चला कि उन लेखकों की तो लेखनी ही बंद हो गई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई लेखकों के साथ ऐसा हुआ है कि अगर पहली रचना ज्यादा चर्चित हो गई तो आगे वो लेखक अंदर से डरने लगता है कि मैं अपना ही मानदंड नहीं तोड़ पाऊंगा, जो रिकॉर्ड कायम किया है तो क्या होगा, ये डर आ जाता है। कई लेखकों को आया, मुझे भी कई बहुत जमाने तक, और मैं अब भी ये समझता हूँ कि मेरी जो पहली कहानी थी उसने जो रिकॉर्ड बनाया मेरी बात की रचनाएं नहीं बना रही हैं। हो सकता है पाठकों को लगे कि नहीं उनसे बेहतर चीजें आ गई, वो कहते भी हैं, लेकिन मुझे खुद यकीन नहीं होता। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि पुरस्कार फायदा कम करता है, हौसला कम बढ़ाता है, और
नुकसान ज्यादा करता है, ज्यादा हौसला बढ़ा करके नुकसान कर देता है। अच्छा अच्छा, जैसे वो छोटी सी रेस जीत लिया और उसको इतना चढ़ा दिया कि वो भी पता चला कि स्कूल कॉलेज में दौड़ ही ना पाया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है जी। अच्छा, आप लखनऊ शहर में रह रहे हैं और गांव आपका सुल्तानपुर है। मैं अक्सर देखता रहता हूं कि आप गांव में ही मोस्टली रहते हैं जी। गांव से लगाव आपका अभी भी छूटा नहीं है जी। वास्तव में छूटेगा कैसे? मैं अकेला ही हूँ, कोई और भाई नहीं है, कोई और चाचा भतीजा कुछ नहीं है, खेती बाड़ी है वो कर रहा हूँ, तो अगर छोड़ दूंगा तो वहां रहेगा कौन? तो इसलिए छूट तो नहीं सकता, जब तक हो तब तक कैसे छूटेगा? तो ये कोई शौक से नहीं है, ये तो मतलब जरूरत ही इसकी है कि गांव पर रहूं। हमारी श्रीमती जी वास्तव में गांव रहना बेहतर पसंद करती हैं। नौकरी चाकरी में हम लोग थे तो भी उनका ज्यादा समय गांव में बीतता था, तो अभी उन्होंने बैलेंस किया हुआ है कि वो ज्यादातर वहां चली जाती हैं, फिर यहाँ आ जाती हैं, वहां चली जाती हैं। मैं तो कम ही जा पाता हूँ, वो ज्यादा जाती हैं और ज्यादा संभालती हैं खेती बाड़ी। अभी हम लोग खुद ही करते हैं, अधिया बटाई ये सब नहीं दिया गया है, तो इसलिए आना जाना रहता है। और दूसरी चीज, चूंकि मेरा कथ मुझे वहीं से मिलता है, तो इसलिए भी मेरा लालच है कि मैं जुड़ा रहूं ताकि अद्यतन बना रहूं। नहीं तो जो गांव मैंने पहले देखा है 40 साल पहले, वही मेरे दिमाग में रहेगा तो उससे तो काम नहीं चलने वाला है। समय के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप आज की अधुनातन चीज दे पाएंगे, तभी उससे जुड़ पाएंगे। तो इसलिए भी मेरा आना जाना रहता है। इस तरह से देखा जाए तो आप प्रेमचंद की परंपरा के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और आपने प्रेमचंद की परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है। आज की कहानियां जो लिखी जा रही हैं जी, उन पर आप की टिप्पणी जानना चाहता हूँ। आज जिस तरह से कहानियां गढ़ी जा रही हैं, जो कथ्य सामने आ रहे हैं, उन पर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है, पहले तो मैं गांव की कहानी के बारे में कहूंगा, फिर बाकी कहानी के बारे में कहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमचंद भी खुद तो खेती करते नहीं थे, गांव में रहते थे, देखते थे, अध्यापक थे, नौकरी करते थे। तो जैसे मैं आता जाता हूं वैसे ही प्रेमचंद के साथ भी था कि वे खुद खेती नहीं करते थे लेकिन देखते थे, दृष्टा अच्छे थे। रेणु भी उस रूप में खुद हल जोतने वाले नहीं थे लेकिन गांव से जुड़े हुए थे। मैं शुरुआत में गांव से जुड़ गया था, सीधे सीधे खेती किसानी से 5-6 में पढ़ता था, दर्जा 5-6 में, तब से मैं हल वल अपना जोतने लगा था। और पिताजी चले गए दर्जा 7 में, जब मैं था साधु होकर के, तो मेरी मजबूरी हो गई खेती बाड़ी करना। तो मेरे पास कुछ वो भी अनुभव है जो प्रेमचंद के पास नहीं था। सीधे सीधे हल जोतना, बीज बोना, खाद डालना, निराई गुड़ाई करना, ये थोड़े समय तक मेरे साथ था। लेकिन प्रेमचंद बड़े कथाकार थे तो उन्होंने एक व्यापक फलक पर रचनाएं दे दी। रेणु भी बड़े कथाकार थे, इसलिए उन्होंने भी ऐसी कालजयी रचनाएं दे दी। मैं उतना बड़ा कथाकार नहीं हूं, उतना कंसीव नहीं कर पाया, और दूसरे इसके साथ साथ गांव मेरा छूट भी गया, नौकरी में शहर में रहने लगा। तो इसलिए मैं अपने को रेणु और प्रेमचंद का उत्तराधिकारी तो नहीं कह सकता, क्योंकि उतनी सिद्ध हस्तता मुझे गांव के चित्रण में नहीं मिली जो इन दोनों महारथियों को मिली। लेकिन इनके पीछे पीछे चलने वाला, इनका अनुवर्ती मैं अपने को मान सकता हूं। तो बाकी बाकी चीज दूसरा मुद्दा जो है कि आज के कहानीकारों पे कहानियां तो आज लोग लिख रहे हैं, और जब भी कोई टटकी कहानी आती है बिल्कुल नए लेखकों की, तो चमत्कृत करती है। यह स्वीकार करना पड़ेगा सबको। अगर वो नई कहानी, नए लेखकों की कहानियां पढ़ रहे हैं तो वो चमत्कृत होंगे जरूर। एक बात ये लगती है कि चूंकि वो जो अनुभव है शुरुआती बहुत तीक्ष्ण, जब 18 साल 20 साल में एक बच्चा जो कुछ भी देखता है उसको पूरी तरह ग्रहण कर लेता है, उसकी क्षमता ऐसी रहती है कि ग्रहण कर लेता है।
तो उन अनुभवों को जब वो कहानी में पिरोता है तो विलक्षण लगता है। लेकिन बाद में वही बच्चा शहर आ जाता है, नौकरी का चाकरी करने लगता है। तो जो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी हमें हिंदी के लेखकों में लिखने के रूप में तो है, लगातार कहानियां आ रही हैं, लेकिन जो एक झलक मिलती है, तेजस्विता की झलक मिलती है, जो चमत्कार की झलक मिलती है, बाद में वो क्षीण हो जाती है। हम लोग एशियाई मूल के लेखक हैं, हम लोगों का हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो उसी तरह मतलब मिजाज, तेवर, क्षमता, ग्रहणशीलता सब कुछ जल्दी ही मुझे लगता है कि नम पड़ जाती होगी। इसलिए कंटिन्यूटी में कोई 1 दर्जन अच्छी कहानियां दे दे, ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है। तो ये परिवेश का असर हो सकता है। हो ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं कि कोई एक तेजस्वी बच्चा आए और धड़ाधड़ 1 दर्जन अच्छी कहानियां लिख दे 10 साल में, 1 दशक में, तो वो हिंदी कहानी का स्वर्णिम युग होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं उल्का की तरह और 2-4 कहानियां दे करके चले जा रहे हैं। अभी तो यही स्थिति है। अब जैसे प्रेमचंद निरंतर लिखते रहे, रेणु भी जब तक जीवित रहे निरंतर लिखते रहे और एक से एक अच्छी कहानियां दी, वैसे अब कम हो गए हैं। जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही है वैसे वैसे संख्या के रूप में अच्छी चीजों की कमी हो रही है, और इस पर किसी का जोर नहीं है। जो वातावरण है या और सारी चीजें जो एक लेखक को प्रभावित करती हैं वो उतना पॉजिटिव नहीं होंगी। हो सकता है इसका यही कारण। आज की कहानियों में बाजारवाद आपको ज्यादा लगता है कि आज की कहानियां बाजारवाद से ज्यादा प्रभावित हैं? तुरंत फुरत छपने की, तुरंत फुरत लेखकों के गिरोह में शामिल होने की, पुरस्कृत होने की लालसा लेखकों के अंदर थोड़ा ज्यादा हो गई है आजकल। देखिए, ये लालसा नहीं रहेगी तो लिखने के क्षेत्र में क्यों आएगा? यहाँ कोई पैसा तो मिलना नहीं है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। अपना कागज खर्चा करिए, अपना समय खर्चा करिए, अपनी स्याही खर्चा करिए। तो नाम ही ऐसी चीज है, रिकॉग्निशन ही ऐसी चीज है जो हिंदी के लेखक को मिलती है। और ये जो लोकेशना है ये हमेशा से रही है, सब में रही है, और कुछ नहीं है हिंदी में, दूसरी भाषाओं में तो है। तो ये जो नई पीढ़ी, अच्छा नई पीढ़ी हर प्रकार से उसमें क्षमता ज्यादा होती है, उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, उसमें इच्छा ज्यादा होती है, उसमें प्रयास ज्यादा होता है। तो जब भी कोई नया रहता है तो इसी तरह सारी ऐषणाएं उसके अंदर रहती हैं। सुंदर दिखने की ऐषणा, सुंदर कपड़ा पहनने की ऐषणा, तो सारी ऐषणाएं यंग एज में रहती हैं। बाद में तो सब ढीला ढाला हो जाता है। मुसीबत उनके साथ है जो अब यंग नहीं रह गए हैं तो भी वो यंग लोगों के साथ ही दौड़ना चाहते हैं। जो पुरानी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी हो गई थी और पुरानी पीढ़ी हो गई, कई लोग उसमें भी पूंछ कटा के बछड़ा बनना चाहते हैं, सींग कटा के बछड़ा बनना चाहते हैं। वो आपत्तिजनक है मेरी नजर में। आपत्तिजनक भी न कहिए तो हास्यास्पद है। सबको ख्याति चाहिए, हमको भी चाहिए। हम 70 साल से ज्यादा हो गए, मेरी कहानी ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अनुवाद हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगता है, नाटक हो जाए अच्छा लगता है, फिल्में बन जाती हैं अच्छा लगता है। बस अच्छा लगने की भावना ही तो मिलती है, वही मिलती रहे। तो जब मेरे अंदर ऐसी भावना है तो यंगस्टर्स के मन में तो हर हाल में होनी चाहिए, और नहीं होगी तो वो कलम क्यों पकड़ेंगे? दुनिया में आकर्षण की दूसरी चीजें हैं, उनमें क्यों नहीं जाएंगे? हिंदी क्या दे रही है उनको? एक ये सही दे रही है और सारे लोग पीछे पड़ के इससे भी उनको अलग कर देना चाहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं। आपको क्या ये नहीं लगता है कि आज की कहानियों में जो नए लोग लिख रहे हैं जी, ग्रामीण परिवेश कम होता जा रहा है? हाँ, ग्रामीण परिवेश इसलिए कम होता जा रहा है कि गांव में रह करके अब गुजारा नहीं है। रोजी रोटी के लिए हर पढ़े लिखे आदमी को शहर आना पड़ रहा है। और अगर जो गांव में रहते हैं, यानी जो अध्यापक हैं, अध्यापक का तो मुझे लगता है कि साहित्य से 36 का आंकड़ा हो जाता है अध्यापक बनते। फिर वो सूरदास, कबीरदास
इन्हीं लोगों को जानते हैं और अभी भी इन्हीं लोगों को जानते हैं। एक आध ऐसे अध्यापक मिले जो अभी प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी बताते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री का नाम आज भी इंदिरा गांधी बताते हैं, प्राइमरी में मास्टरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? गांव में तो रहते हैं, लेकिन गांव में क्या है, गांव को खुली आंख से नहीं देखते हैं। उनको 30-40 हजार मिल जा रहा है, अब उसी में आनंद कर रहे हैं। तो रचनात्मक दृष्टि भी हो, रचना करने की इच्छा शक्ति भी हो, और गांव के माहौल में रहकर गांव को देखने का मौका भी रहे। ये सारे चीजें जब एक जगह इकट्ठी हो जाएं तब अच्छा लेखन हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज जो देखता है, जो झेलता है, वह लिख नहीं सकता है। उसको इतनी फुर्सत नहीं है अपने गृहस्थी के बैडंड से कि वो लिखने में लगे। और जो लिखने की जिसको क्षमता है वो छोड़ के चला आता है, तभी उसको फुर्सत मिलती है। गांव बिना छोड़े फुर्सत नहीं मिलती है, तो फिर वो उसका लिखना छूट जाए, उसमें फिर वो प्रामाणिकता नहीं रहेगी। जिसके पास प्रामाणिकता है उसके पास समय नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास प्रामाणिकता धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो इस वजह से गांव पर लिखना घटता चला जा रहा है। हमारे गांव में पाठक बहुत हैं, हमारे एक आध मित्र हैं जो पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी समीक्षा करते हैं, लेकिन वो लिख नहीं सकते क्योंकि उनको इतनी फुर्सत नहीं है। गांव में हमारे लेखक जाते हैं तो शाम को ही वो आ पाते हैं, दिन में नहीं आ पाएंगे मिलने, उनके अपने खेती के काम है। हमारी कहानी कसाईबाड़ा का एक पात्र है अधरंगी, उसका नाम नंदलाल यादव है। उसको मैंने बताया कि लेखक लोग आ रहे हैं, तुमसे मिलेंगे। आया भी, लेकिन शाम को आया और उसने बताया कि क्या करें, दिन का टाइम तो मेरी भैंस का है, उसको तो मैं करटेल नहीं कर सकता हूं, शाम का समय ही मैं लेखक लोगों को दे सकता हूं। उसने कहा कि दिन का समय तो मेरी भैंस के नाम है, उसको मैं काट नहीं सकता, तो शाम को ही मैं लेखकों को समय दे सकता हूं। फिर शाम को वो आया। तो इस तरह पूरा गांव का जो जीवन है वो बंधा हुआ है, सुबह से शाम तक काम में लगा हुआ है, तो उसको लिखने की फुर्सत नहीं। इस वजह से प्रामाणिक लेखन गांव से नहीं आ रहा। जैसे हमें गांव पे बहुत इच्छा थी कि लिखें, लेकिन पूरी जिंदगी 24 साल की उम्र से गांव छूट गया, और उसी को हम झेलते होते। मेरी समस्या, गांव की समस्या मेरी भी समस्या होती, प्राइमरी समस्या होती, तो हो सकता है और बेहतर लिखते। ये लगता। आपने अपनी कुछ कहानियों का पाठ अपने गांव वालों के सामने किया है? नहीं, गांव वालों ने कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन मैंने पाठ नहीं किया। पढ़ने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ कहानियां पढ़ी हों। अच्छा लगता है उनको, अच्छा लगता है, कहते हैं ठीक है। उसमें कुछ चेहरे पहचानने की भी कोशिश करते हैं कि ये तो लगता है ये फलाने के बारे में आपने लिखा है। कुछ मित्र हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है। मेरे गांव में 4-5 लोग हैं, आसपास 1 दर्जन लोग हैं जो मुझको भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ते हैं। हमारे गांव के लोग रेणु के बारे में जानते हैं, प्रेमचंद के बारे में जानते हैं, मेरे बारे में भी जानते हैं, औरों के बारे में भी जानते हैं। तो ऐसे कुछ पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, और नई पीढ़ी में बहुत कम लोग हैं जो साहित्य को पढ़ें, चाहे मेरा हो चाहे दूसरा। आज अगर देखा जाए तो लघु पत्रिकाएं तो अब निकल नहीं रही हैं, कम निकल रही हैं, और पत्रिकाओं में भी 4-5 पत्रिकाओं को छोड़ करके कोई अच्छी पत्रिका नहीं निकल रही है। जी। इन सारी परिस्थितियों में अगर मान लीजिए कि कोई लेखक, युवा लेखक आपसे मिलता है और आपसे सलाह लेता है कि मैं आपकी तरह या रेणु की तरह या प्रेमचंद की तरह या भीष्म साहनी की तरह मैं लेखक बनना चाहता हूं, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? पहले हम सलाह देते हैं कि हाँ लिखिए भाई, लिखते ही रहिए, लेकिन केवल लिखने पर ही आश्रित मत हो जाइए कि बाद में जिंदगी जो है कठिन हो जाए। ऐसा नहीं, रोजी रोटी का इंतजाम कर लीजिए और लिखिए, उसी में साधिए, मतलब दोनों चीजें साधिए। केवल लिखने से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए रोजी रोटी को भी साधिए। अब जैसे मैं ही
कॉम्पिटेटिव एग्जाम न देता, नौकरी में न आता, तो उसी में घिस जाता गांव में, तो कहाँ लिख पाता, नहीं लिख पाता। तो दोनों चीजें जरूरी है। बहुत सारे लोगों का जीवन एकांगी हो जाता है, लिखने में बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन बाल बच्चों का पारिवारिक जीवन कष्टकारी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बाल बच्चों के प्रति भी आपका उत्तरदायित्व तो है। पुराने जमाने में रोमांसिज्म रहता था कि हमें दुनिया से क्या काम, हमें बाल बच्चों से क्या काम, हम कुछ विशिष्ट हैं। तो मुझे लगता नहीं कि लेखक विशिष्ट है, वो उसका अपना शौक है लिखना, लेकिन उस शौक को बाल बच्चों के रिस्क पे, बाल बच्चों के सुख को करटेल करके, उनकी सुविधा को करटेल करके, उनके हिस्से को करटेल करके लिखने का शौक पाला जाए, ये अच्छी बात नहीं है और दिनों दिन ये अच्छी बात नहीं रहेगी। पहले हो सकता है रही, पहले जिंदगी आसान थी, संयुक्त परिवार था, एक भाई कवि हो जाता था, झोला लेके घूमता था और दहाड़ता था मंच पर, तो सब लोग खुश होते थे कि मेरे भाई कवि है। अब जिसका जो कवि हो जाएगा उसके बाल बच्चों को कोई पढ़ाएगा नहीं, फीस नहीं देगा, सब अपना बंटवारा कर लेगा। तो वक्त बदला है, तो एक सामंजस्य रखना पहले की तुलना में अब मुझे लगता है ज्यादा जरूरी। उनको साहित्य पढ़ने की भी सलाह देंगे? हाँ, पढ़ने की सलाह मैं देता हूँ और ये कहता हूँ कि भाई मुझसे 100 किताबों की लिस्ट ले जाइए और 10 साल में पढ़ लीजिए। बिना प्रयास के आपके अंदर अगर रुचि है तो बिना प्रयास किए आप लेखक बन जाएंगे। 100 किताबें पढ़ लीजिए तो आप अगर लगे रहेंगे तो अगले 10 साल में 10 उपन्यास आपके भी आ जाएंगे, क्योंकि जीवन का अगर अनुभव है आपको और लेखन की कला जान लिए, प्रस्तुतिकरण जान लिए, भाई कहानी आर्ट भी है और क्राफ्ट भी है, तो क्राफ्ट भी सीखना चाहिए। शैली जिसके अंतर्गत आती है, भाषा जिसके अंतर्गत आती है, शिल्प आता है, और आर्ट तो वो ही है। आर्ट तो है कि आप जिंदगी का वो टुकड़ा सेलेक्ट कर लीजिए, आप इतना समझदारी हो कि क्या चीज हम प्रस्तुत करें कि लोगों को पसंद आए। तो क्राफ्ट और आर्ट दोनों का विकास आप पढ़ेंगे तो हो जाए। आजकल अगर देखें तो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर स्थितियां काफी दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं जी। ऐसे में आप एक सक्रिय और सचेत लेखक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, सरोकार जन्य लेखन ही को मैं सही लेखन मानता हूँ। आपके लिखने, आप केवल मनोरंजन के लिए या स्वांतः सुखाय के लिए लिखते हैं तो मैं समझता हूँ कि साहित्य के प्रति आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आपका लेखन सार्थक होना चाहिए, उसमें ये सरोकार निहित होना चाहिए कि आम जन जो है, हमारी जनता जो है, उनके आपके कुछ लिखने से उनकी जिंदगी में कुछ सार्थक, कुछ रचनात्मक, कुछ पॉजिटिव जुड़े। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो उनका अगर कहीं किसी रूप में शोषण हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, उनको उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो आपको इन मुद्दों पर अपना लेखन करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि आपका लेखन सार्थक है। सरोकारहीन लेखक होना का कोई अर्थ मुझे नहीं समझ में आता। कुछ ऐसे विदेशी लेखक हैं और उनके उदाहरण को लेकर के कुछ हिंदी में भी या अंग्रेजी में भी, हिंदुस्तान में भी 4-6 लेखक ऐसे आए हैं जिनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। पहले उनका लुगदी साहित्य के नाम से लोग उनको जाना करते थे, वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, कुछ अभी भी हैं, लेकिन उनका उपन्यास आपने पढ़ा और फेंक दिया। रचनात्मक साहित्य मैं उसी को सार्थक मानूंगा जो समाज के हित में हो, स्त्रियों के हित में हो, दलितों के हित में हो, इनका जो अधिकार अभी तक नहीं मिला है, जो स्पेस नहीं मिला है, जो किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी जिंदगी बेहतर नहीं है, इन सब की, आम आदमी की जिंदगी जैसे बेहतर हो
और ये होती है। साहित्य सीधे सीधे लगता है कि असर नहीं डालता है, लेकिन ये असर डालता है। अभी देखिए, एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। अभी कल परसों एक निग्रो को, एक काले आदमी को अमेरिका में मार दिया गया। उसके बहुत हड़ताल वगैरह चल रही है, मारपीट चल रही है। 60 साल पहले कोई काले व्यक्ति का खून कोई सफेद व्यक्ति, व्हाइट पर्सन को नहीं चढ़ाया जा सकता था। मनाही थी कि काले का खून आ जाएगा तो व्हाइट आदमी का खून खराब हो जाएगा। लेकिन अब देखिए तो 10 साल पहले एक ब्लैक उनके यहाँ का प्रेसिडेंट हो गया। तो ऐसा नहीं है। ये जो लिटरेचर है, जो आवाजें निरंतर उठ रही हैं, उसका असर साहित्य में आता, साहित्य का असर आता ही है। उस तरह सीधे सीधे नहीं आता जैसे पत्रकारिता का आता है, लेकिन दिमाग को वो चेंज करता है। जो ऑप्रेस्ड है उसका दिमाग भी चेंज करता है, और जो ऑपरेशन कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, जो अन्याय कर रहा है, धीरे 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 उसके दिमाग को भी लगता है कि हाँ, हम कुछ गलत कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसको गलत कह रही है। तो मैं ऐसे ही लेखन को पसंद करता हूं जो समाज में बेहतरी लावे, समानता लावे, न्यायपूर्ण समाज बने। और आगे जैसे जैसे ये दक्षिणपंथी ताकतें बहुत ज्यादा इनमें उभार आ रहा है, उसके साथ जो अन्याय बढ़ता जा रहा है, केवल स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, अपना अपना ही साधने की जो तमन्ना बढ़ती जा रही है, इसमें तो और ज्यादा जरूरी है कि साहित्य इन सबको लेकर के सबके हित की बात सोचे। लेखक या कहानीकार या कवि अपनी रचनाएं रचता है, फिर उसके बाद से वो प्रकाशित होती है, प्रकाशित होकर के वो फिर लोगों तक पहुंचती है, तब उसका जो असर होना होगा वो होगा। लेकिन ऐसे में क्या नहीं लगता कि हमें कोई एक अल्टरनेट मीडिया डेवलप करना चाहिए या माध्यम डेवलप करना चाहिए, जिसमें सामूहिक रूप से, जैसे पहले किस्सा गोई होती थी गांव में, उस तरह का कुछ चौपाल में या कहीं पर भी, या जैसे बैठ करके कहानियां पढ़ी जाएं, ताकि तेजी से लोगों तक कहानियां पहुंचे, रचनाएं पहुंचे। क्या इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? पहले तो मैं नहीं सोचता था, लेकिन अभी 15-20 दिन से देखने में आ रहा है। जैसे आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूं, हम लोग आपस में बात कर ले रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये सुविधा दी है, तो जैसे सेमिनार के लिए हम कभी बंबई जाते थे, कभी पटना जाते थे, मुझे तो लगता है कि इस तरह कोऑर्डिनेट कर लिया जाए और 50 लोग एक जगह बैठ करके अपनी अपनी बात कह सकते हैं और सुन सकते हैं, और एक कदम भी कहीं उठकर जाना नहीं है। तो मुझे लगता है ये कोरोना काल का एक पॉजिटिव उपलब्धि जैसा लग रहा है कि हम लोग दूर दूर बैठ करके भी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और सुन रहे हैं। ये पद्धति बढ़नी चाहिए। मुझे तो लगता है अब कि एक दिन ऐसा आएगा 10-5 साल में कि कोई कहीं नहीं जाएगा और सब अपनी अपनी जगह रह करके इसी तरह ऑनलाइन हो जाएंगे और दिन भर बहस चलेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इसी तरीकों को डेवलप करना चाहिए इन कामों में, जो कि हम कहानी के माध्यम से कह रहे हैं और बहुत देर में जो आप कह रहे हैं पहुंच रही है, तो तुरंत हम क्या सोचते हैं ये तुरंत पहुंचे। और स्ट्रेटजी भी बन सकती है कि साहित्य के अलावा हम किस प्रकार से लोगों को जागृत कर सकते हैं कि जो चीजें बहुत जरूरी हैं, जो मांग उठानी जरूरी है, उसके लिए हम सब लोगों का एक बड़ा समूह तैयार करें। और मुझे लगता है कि ये जो मीडिया इस तरह से शुरू हुआ है, ये अच्छा रोल अदा कर सकता है। शिवमूर्ति जी, मैं अब आखिरी सवाल और हम बंद करेंगे अब, कि आपने बताया कि आप एक उपन्यास लिख रहे हैं और आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी उस उपन्यास के अलावा? देखिए, वो उपन्यास बहुत विस्तृत है और उसमें इमरजेंसी के समय से लेकर के और 2015 तक का कार्यकाल हमने लिया है। वो सामान्य जैसे उपन्यास लिखे जाते हैं, मैं उसमें कुछ अतिरिक्त देना चाहता हूँ, जिससे उसके फार्म में भी कुछ चेंज है। जैसे हमारे गांव में 100 साल पहले, 50 साल पहले तक ऐसे लोग थे जो जानवर चराने सामने जाते थे और 2 घड़े लेकर के जाते थे, बहंगी बनाकर, पेड़ लगाते थे
बबूल के झांठा कांटे से उसको रूंधते थे और तालाब से पानी ला करके उसमें डालते थे और दिन भर यही करते थे, क्योंकि ऊसर में जानवरों को छोड़ दिया गया, वो लोग चर रहे हैं, एक दो बच्चे हैं वो देख रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे गांव में थे और उन्होंने पूरा जंगल खड़ा कर दिया था। और खाली एक ही बिरादरी की बात नहीं, उसमें यादव लोग भी थे, पाल लोग भी थे, ठाकुर लोग भी थे, ब्राह्मण लोग भी थे। आप समझिए कि हमारे यहाँ एक ब्राह्मण थे, उनको तो 300 साल हो गया, अभी तक लोग उनका नाम लेते हैं, तिवारी परिवार था। उन्होंने हमारे गांव के चारों तरफ 1000 से ज्यादा महुए के पेड़ लगा दिए थे, जो हमारे बचपन तक थे। जब जमींदारी टूटी तब उन्होंने बेचना शुरू कर दिया कि अब जो इस जमीन का पट्टा लेगा। जब जमींदारी टूटी तो जमींदारों ने सस्ते महंगे दामों पर अपनी जमीन का पट्टा देना शुरू कर दिया। उस जमाने में हमारे यहाँ 60 रुपए में 1 बीघे का पट्टा हो जाता था। तो तिवारी परिवार ने यह सोचा कि अब ये जमीनें जो लोग ले लेंगे वो हमारा पेड़ उनके पास चला जाएगा, तो हमारा स्वामित्व तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। कुछ बहुत बेचा, बाद में चकबंदी आ गई सन 70 में, तो कहा कि अभी दूसरे के चक में चला, उन्होंने बेच दिया। अब इस समय हमारे गांव में महुए के उन पुराने पेड़ों में से शायद कोई एक आध हो नहीं है। इसी तरह दूसरे लोग भी थे। वो यादव परिवार था, उनमें भी 2 लोग 2 भाई यही काम करते थे। अब वैसे लोग नहीं हैं। तो हम अपने उपन्यास में ऐसे कथानक को भी लाना चाहते हैं। प्रकृति से बहुत प्रेम था, उसको भी लाना चाहते हैं। अब प्रकृति की बात, उसकी जरूरत कोरोना काल में भी महसूस हो रही है। तो जो हम एक अंधी दौड़ में शामिल थे, उस अंधी दौड़ के जो नुकसान हुए हैं, और फिर मुझे लगता है कि आदमी को रुक करके सोचना पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ पहले से ही परंपरा में था उस पर भी देखना पड़ेगा। इन सब बातों को भी अलग अलग तरीके से, कुछ फ्लैशबैक में, कुछ करंट में करके ये उपन्यास ला रहे हैं। मुझे लगता है मैं इसी में चुक जाऊंगा, इतना थक जाऊंगा। अभी 2 साल हो सकता है लग जाए, या 1.5 साल लग जाएगा। तो उसके बाद कुछ करने की हालत में रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये नहीं कह सकता। मैं यही मतलब चाहता हूं कि इसको लिखने भर का समय मुझे मिल जाए तो मैं मान लूंगा कि जीवन सार्थक हो गया। लेकिन अगर इसको अधूरा छोड़ के जाना पड़ा तो बहुत खलेगा। नहीं, आप स्वस्थ रहें और सक्रिय रहें, और हम लोगों को इसी तरह से मार्गदर्शन हम लोगों का करते रहें। शिवमूर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और ये बात लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।